बा मैंने ढोकड़ा खावा छे। अरे क्या बोल रहा है ये? कितनी बार कहा है हेमंत आपको कि हमें बा नहीं दादी कहकर पुकारा करो। अरे बेटा आप शर्मा जी के घर में पैदा हुए हो, ब्राह्मण हो। अरे कीर्ति पटेल क्या सिखाती रहती है इसे? अरे बा हूं शू करूं हवे? अरे पहले तू हिंदी में बोल तो कुछ समझ में आया हमें। अरे बा मैं कह रही हूँ कि अब मैं हेमंत को कितना कहती हूँ कि गुजराती में बात मत कर, लेकिन वो क्या है ना, अपने नाना नानी के साथ जब जब बात करता है तो वो गुजराती ना उसके मुंह पर आ ही जाती है। मैंने तो मंथन को पहले ही कहा था कि ये गुजराती और उप का दलिया मत बना, लेकिन वो तो ले आया कीर्ति पटेल। ये रही माँ आपकी बहू। अब देखो ये हमारा पोता हलवा खाने की बजाय ढोकला मांगता रहता है पूरा दिन। लेकिन भाई इसमें बुराई क्या है? ढोकला ना हेल्दी होता है। हाँ सब कुछ हेल्दी है गुजरातियों का, लेकिन हमें नहीं भाता उसका क्या करें? अरे क्या बा, आप भी ना, जब भी मैं ढोकला बनाती हूँ आप ही तो सबसे ज्यादा ढोकला खाती है। चलो अब झूठ मत बोलो। क्या? कीर्ति कंट्रोल कंट्रोल। हम सबको पता है तुम्हारे हाथ का ढोकला, खांडवी, खमण सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हर बात बोलना जरूरी नहीं होता है ना। हाँ समझ गई, बा को सच पसंद नहीं है ना वैसे भी। ये भी सामने नहीं बोलना होता है कीर्ति। ओके ओके समझ गई हो। अरे ये कुछ समझती नहीं है मंथन, आज तक इसे लिट्टी चोखा ठीक से बनाना नहीं आया। बोलो। मेरा मतलब है माँ धीरे धीरे सीख जाएगी, वो भी तो कोशिश कर रही है ना। हाँ तो अब तो शादी हो गई है, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ बेटा, बस धीरे जी रख सकती हूँ। कोई नहीं, अब देखो कल ब्राह्मण भोज है घर पर और सत्यनारायण की पूजा है, तो सब कुछ अच्छे से बनाना है कीर्ति। अरे फिकर नोट माँ जी, मैं हर साल अच्छे से ही तो बनाती हूँ खाना, क्या बोलते हो? अरे अच्छे से मतलब गुजराती वाली दाल नहीं, उप वाली दाल बनानी है जिसमें मीठा कुछ नहीं डालना, समझी? हाँ हो समझ गई, अगली बार तो मिस्टेक हो गई थी, इस बार नहीं होगी बा, आप चिंता मत करो। और तुम लोगों को अपने दोस्तों को बुलाना हो तो बुला लेना, ठीक है? मैं अपने कुछ ऑफिस के दोस्तों को बुला लूंगा, लेकिन कीर्ति उनके सामने मुझे मंथन भाई मत कहना, वो सब लोग ना मुझ पर हंसते लगते हैं। अरे तो आप भी मुझे कीर्ति बेन बोलो ना, उसमें क्या हो गया? कीर्ति प्लीज, नो मंथन भाई, नो कीर्ति बेन, समझी गई? मेरा मतलब है समझ गई तुम? ये देखो अब तो भी इसकी भाषा बोलने लग गया। चलो चलो अब मैं ऑफिस जाता हूँ, आओ जो, मेरा मतलब है आता हूँ मैं। पता नहीं लड़कों को क्या ही हो जाता है लड़कियों से मिलकर। अरे क्या देख लिया था इस कीर्ति पटेल ने इसमें? वाह। हाँ बेटा आ गया जिम से? हाँ माँ, आप कुछ सोच रही थी क्या? भैया को देखकर मैंने देखा आपको। अरे क्या बोलूं बेटा, अब जो हादसा हो गया है वो तो हो ही गया है, उसे बदल तो नहीं सकते। अब भाभी की बात करिए क्या? और किसकी करूंगी? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है ये कीर्ति पटेल। लेकिन माँ भाभी कितनी प्यारी है, अब क्यों खामखा उन्हें सुनाती रहती है? अरे बेटा तू नहीं समझेगा, एक सास के दिल के अरमान। खैर तू ये छोड़, कल घर में ब्राह्मण भोज है, इसलिए तुझे अगर अपने दोस्तों को बुलाना हो तो बुला सकता है। कल दोस्तों को घर पर बुला सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमें इतने पुराने ख्यालों के थोड़ी ना है कि अपने बच्चों के दोस्तों को मना कर देंगे। तुझे जिससे भी बुलाना हो बुला सकता है बेटा, कोई चिंता मत कर। और अगर दोस्त लड़की हो तो? अरे मैंने कहा ना हम इतनी छोटी सोच नहीं रखते, बुला लेना जो भी है। ठीक है, लव यू। अरे पगला। अगले दिन ब्राह्मण भोज की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन अभी भी रसोई से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे तुझे कहा था ना कीर्ति के दाल में चीनी मत डालना। अरे बा मैंने नहीं डाली है चीनी दाल में। और दाल में मना किया तो सब्जी में क्यों डाल दी फिर? वो मुझे लगा आपने दाल में मना किया है तो कुछ तो मीठा होना चाहिए ना खाने में, तो सब्जी मीठी बना दी। कन्हैया कौन से पाप कर दिए थे मैंने जो ये मेरे गले पड़ गई है। अरे हटो, आलू की सब्जी बना देते, हटो। ए बा मैं कर। कीर्ति क्यों मीठी सब्जी बना दी तुमने? अगली बार ब्राह्मणों को पसंद आई थी तो मैंने सोचा इस बार भी खुश हो जाएंगे, लेकिन माँ जी को मैं कुछ भी कर लूं ना गलत ही लगती हूँ। हाँ मैं समझता हूँ कि तुम्हारा इरादा कभी गलत नहीं होता, लेकिन माँ को पता नहीं क्यों तुम्हारी हर बात से परेशानी हो जाती है। कोई बात नहीं, जब तक मैं उन्हें पसंद नहीं आ जाती ना तब तक मेरी कोशिश चालू रहेगी। हाँ वाह, वो बाहर ब्राह्मण जी मीठी सब्जी मांग रहे हैं, वो दो ना। क्या मीठी सब्जी मांग रहे हैं? हाँ कह रहे कि हमें वही खानी है, बहुत अच्छी लगती है।
चलो मैं ले चलता हूँ, सब्जी यहीं पड़ी है। हाँ चलो माँ, आप भी आइए ना, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। हाँ हाँ, अब ब्राह्मणों को पसंद आई गई है तो ठीक है, मैं आलू नहीं बनाती। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण लोग अन्न का अपमान नहीं करते ना, इसलिए तुम्हारे हाथ की सब्जी खा रहे हैं बस। चलो किसी भी बहाने खा तो रहे ना बा, यही काफी है। चल, तुझे किससे मिलवाना है बता। आप ही ने तो कहा था हमारी सोच छोटी नहीं है। अरे सोच छोटी नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू किसी को भी ले आएगा यहाँ और कहेगा ये लो माँ ये है आपकी बहू। माँ, मैं गीत से प्यार करता हूँ। कन्हैया, ये हमारे बेटों को हम पर दया क्यों नहीं आती है। एक ने गुजराती बहू ला दी और ये दूसरा खड़ा है इस पुंजापन को लेकर। मम्मी जी तुझसे टेंशन ना लो, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे इसे 9 साल हो गए, ये आज तक कुछ नहीं सीख पाए, यह क्या सीख लेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। पापा आप कुछ कहिए ना माँ से। शीला देखो, अब बच्चे बड़े हो गए, उन्हें पता है वो किसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हमें उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जेठानी देवरानी रहेंगी कैसे एक साथ, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, ससुराल के बारे में तो छोड़िए लेकिन एक दूसरे के साथ कलेश कर देंगे दोनों। नहीं नहीं नहीं, हमें अपने घर की शांति को भंग नहीं करना है। बाप ऐसा क्यों सोच रही है कि मैं गीत बेन से लड़ूंगी? मैं तो कहती हूँ गुजरात और पंजाब दोनों मिलजुल कर रहेंगे, क्या गीता बेन? हाँ मम्मी जी। क्या? मेरा मतलब है कि अभी के लिए आंटी जी, मैं और कीर्ति भाभी जी ना घुल मिलकर रहेंगे, हम क्यों एक दूसरे से लड़ने लगे भला? देखा माँ, अब तो भाभी भी कह रही हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अरे तेरी भाभी को क्या पता कि जेठानी देवरानी बनने के बाद सब कुछ बदल जाता है, हमारी उम्र हो गई है। चलो आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये दोनों गुजरातन और पंजाबन अगर लड़ने लगी तो मेरे बेटे भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई बहू नहीं चाहिए। लेकिन माँ वो तो अगर मैं आपकी पसंद से शादी करूंगा तब भी हो सकता है, उसकी क्या गारंटी है कि तब जेठानी देवरानी नहीं लड़ेंगी? अरे ये दोनों अलग अलग समाज से हैं, इसे ढोकला बनाना नहीं आता, इसे पराठा बनाना नहीं आता, अब कोई भी बात हुई तो दोनों कलेश कर देंगे घर में। अरे बा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ना खामखा चिंता कर रही है। हाँ कीर्ति भाभी, आप मुझे ढोकला बनाना सिखा दीजिएगा, मैं आपको पराठे बनाना सिखा दूंगी, ठीक है? ला हो गई प्रॉब्लम सोल्व, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बा। अरे मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ और ये दोनों है कि मेरे ही खिलाफ मिलकर गेम खेल रही है। कम से कम एक बहू तो हमारी पसंद की आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि चलो शीला, अब कहने को कुछ नहीं बचा, दोनों बहुएं तैयार है एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने के लिए। तो इसका मतलब गीती बनेगी इस परिवार की छोटी बहू। अरे बल्ला बल्ला, हेलो हेलो। शीला ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था लेकिन उसका काम बना ही नहीं और गीत बनकर आ गई शर्मा परिवार की छोटी बहू। अब एक तरफ गरबा तो एक तरफ भंगड़ा। ये कीर्ति और गीत ने अगर हाथ नहीं मिलाया होता तो आज मैं अपनी पसंद की बहू ला देती, लेकिन दोनों ने मेरी खुशी ही छीन ली। अब देखती हूँ कितने दिनों तक ये दोनों बहने बहने बनकर खेलती हैं ससुराल में। अरे गीत बेन, मैं तो बहुत खुश हूँ आप इस घर में आ गई है, अब तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। मैनू भी बड़ी खुशी हो रही है आपकी देवरानी बनकर पप्पी जी। अब तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो ससुराल के कुछ काम भी कर लो। हाँ हाँ मम्मी जी, कहिए ना क्या क्या करना है। हाँ बाप, तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हो देखती हूँ, जब एक को ज्यादा काम मिलेगा तो कैसे दोनों नहीं लड़ती। क्या हुआ मम्मी जी, तुझसे कुछ बोल नहीं रही? अरे छोटी बहू अभी अभी आई है, उससे इतना काम करवाना सही नहीं होगा। कीर्ति तू एक काम कर, सारा खाना आज तू बना ले, और देख शाम को कुछ मेहमान भी आ रहे हैं तो उनका खाना भी तुझे ही बनाना है। शाम को मेहमान भी आ रहे? हाँ क्यों, तुझे कोई तकलीफ है? जानती हूँ बहुत काम हो गया है तेरे ऊपर, लेकिन अभी छोटी बहू नई नई है, उससे काम करवाना अच्छा नहीं लगता। गीत आजा पुत्र, तू मेरे पास बैठ, हम दोनों खूब सारी बातें करते हैं। मैं? अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ ना सारा काम, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए। हाँ मुझे पता है कीर्ति को मन में दुख तो हुआ है कि आज तक मुझे तो माँ जी ने कभी अपने पास नहीं बिठाया, लेकिन गीत को बिठा रही है। अब देखती हूँ कैसे दोनों बहनें बनकर रहती है। शीला ने जाल तो काफी अच्छा बिछाया था जिससे गीत और कीर्ति के बीच में अनबन हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था उसका डाव ही उल्टा पड़ जाएगा। कीर्ति रसोई में काफी थक गई है, पसीना पोंछ रही है, तभी शीला वहां आती है।
लगता है काफी थक गई कीर्ति, है ना? हाँ बा, आज तो मेरी कमर ही टूट गई है, इतने सारे मेहमानों का खाना। हाँ बेटा, जानती हूँ तूने सब कुछ अकेले बनाया है, तो गीत को भी तो सोचना चाहिए था, लेकिन क्या करे, उसने सोचा ही नहीं तो अकेले सब कुछ कैसे करेगी। मेरे पास तो कुछ देर बैठी थी, बातें की और फिर अपने कमरे में चली गई आराम करने। ए बा, गीत तो हाँ समझ सकती हूँ, अभी वो नहीं है, लेकिन तेरी मदद तो कर ही सकती थी ना। सब्जी काटना, आटा गूंथना, कितना काम होता है रसोई में। ए बा, लेकिन गीत तो, अरे सच में मुझे भी लग रहा है तेरे साथ अन्याय हुआ है कीर्ति, तुझे खुद गीत से बात करनी चाहिए। क्या गल करनी है मेरे नाल मम्मी जी? हाँ, गीत यहाँ क्या कर रही है? बा, मैं वही तो कह रही थी आपसे कि गीत यही है, वहां बैठकर रायता बना रही थी, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रही थी कब से। गीत तो कुछ देर के बाद ही मेरे पास आ गई थी मदद के लिए। अरे मम्मी जी, कीर्ति भाभी अकेले इतना सब कुछ कैसे करती? और मैं भी तो बोर हो रही थी कमरे में, तो यहीं आ गई उनकी मदद करने। और गीत की मदद से ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया बा, बस अभी ढोकला बनाना बाकी है। इन दोनों ने फिर से मेरे प्लान को चौपट कर दिया, अब क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता है, ये ढोकला, यही मेरा आखिरी हथियार बनेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप फिर खो गई? मैं ये सोच रही थी, गुजराती ढोकले से अच्छे तो पंजाबी पराठे होते हैं। नहीं गीत, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की जी, हमारे पंजाब के पराठे तो सबको टक्कर मार सकते हैं। ऐसा नहीं है गीत बहन, ढोकले इतने स्वाद होते आप खुद को रोक नहीं पाएंगे उनको खाने से। हाँ भाभी जी, लेकिन पराठे को कोई नहीं हरा सकता। ढोकला अच्छा होगा लेकिन पराठों से बेहतर नहीं हो सकता। आपने कभी खाए ढोकले? नहीं खाए है ना, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। खाए भी हैं, बनाए भी हैं। भाभी जी, आपको क्या लगता है मुझे ढोकला बनाना नहीं आता? ये हुआ ना महासंग्राम। अब मुझे तो लगता है कीर्ति को इतने अच्छे पराठे बनाने नहीं आते। ए ना हो बा, मेरे को आते। अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं, गीत आज ढोकले बनाएगी, कीर्ति आज पराठे, देखते हैं कौन जीतना है। मैनू मंजूर है। हाँ तो मैं भी रेडी हूँ। अब जब दोनों से चीजें नहीं बनेगी तब आएगा मजा। बात चल रही थी हम दोनों साथ में रहेंगे, कभी लड़ेंगे नहीं, ढोकला और पराठे इनके बीच जंग छेड़ देंगे, तभी मेरे बेटों को समझ में आएगा कि उनकी माँ सही थी। शीला ने तो ढोकले और पराठे की फुलझड़ी को आग लगा दिया था। अब इंतजार था तो धमाके का। रात को सबके सामने टेबल पर गीत अपने ढोकले और कीर्ति अपने पराठे लेकर आती है। अब दोनों सच में चाहती हैं कि हम बताएं कि कौन जीता है? अरे अब जंग हुई है तो बताना तो पड़ेगा ना। अरे क्या जरूरत है इस सब की, लेकिन तुम दोनों ही अच्छा खाना बनाती हो, ढोकला हो या पराठा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आज तो आप बताइए कि कौन सबसे बेहतर है, ढोकला की परोठा? भैया, अगर किसी एक के बारे में भी बुरा कहा तो हम दोनों फंस जाएंगे। बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है छोटे, कैसा धर्म संकट है ये। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ कौन बेस्ट है। हाँ मम्मी जी, आप चेक कर देख लीजिए। ये ढोकले में से पंजाबी छोले के मसाले की खुशबू क्यों आ रही है, और ये पराठे मीठे क्यों है? क्योंकि मैंने गुजराती पराठे बनाए थे और मैंने पंजाबी ढोकले। लेकिन तुम दोनों को तो जानना था कौन बेस्ट है। अरे मम्मी जी, की फर्क पैंदा है, ढोकला हो या पराठा, दोनों एक दूसरे में मिल जाए तो एक ही स्वाद देते हैं। क्यों भाभी जी? हाँ दिन मुझे तो ये पंजाबी ढोकले बहुत पसंद आए और ये गुजराती पराठे तो अब मेरे फेवरेट हो गए जी। वाह, तुम दोनों ने क्या मिसाल कायम की है। किसी की नजर ना लगे दोनों को। अरे एक और चीज है जो हमने सीखी है। क्या? पंजाबी गरबा और गुजराती भांगड़ा। ये हलो बल्ला बल्ला। शीला, अब तो तुम्हें कोशिश छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि जब जिठानी देवरानी मिल जाती है तो सास की बैंड बजना पक्का है। क्या कहा आपने? अब मैं कह रहा था बहुओं, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। रुको रुको। अच्छा ये पप्पा जी। ए हेलो। ओए बल्ले बल्ले। वैसे ये पंजाबी ढोकला है तो स्वादिष्ट। देखो तो अभी से चेहरे पर ये झुर्रियां आ रही हैं। और हमारी सुमन भाभी को देखो, जैसे कल ही कॉलेज से निकली हो।
सच कह रही हो ननद जी, ऊपर से सब उनके गुण गाते रहते हैं, सुमन बहू ये, सुमन बहू वो। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी तारीफें सुन सुनकर। इसीलिए कुछ ज्यादा ही अकड़ में रहती है सुमन भाभी। कल नहीं देखा था जब आसू भैया के दोस्त ने आपको उनकी वाइफ ना समझकर सुमन भाभी को समझा, कैसे इतरा रही थी। कुछ नहीं भूली हूँ ननद जी, ये सुमन भाभी मेरी आंखों में करौंदे के कांटे की तरह चुभती है। जाने किस चक्की का आटा खाकर आई है अपने मायके से, जो हम सबसे छोटी और जवान दिखती है। खैर आप ये सब छोड़ो ननद जी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आते होंगे। हाँ भाभी तैयार तो हो रही हूँ, बस डर है कि कहीं हर बार की तरह आज फिर उन गुण सुंदरी की वजह से कोई तमाशा ना हो। अगर आज कोई तमाशा हुआ ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने अगर गलती से छोड़ भी दिया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो भैया ये है शर्मा परिवार। इसमें जितनी मिर्ची उनकी सब्जी में नहीं पड़ती, उससे ज्यादा उनके घर के ड्रामे में मिल जाती है। इस घर की सबसे दिलचस्प बात है पायल की जेठानी, जो उम्र में बड़ी तो है लेकिन दिखती है सबसे छोटी। और बस यही बात उनकी ननद और देवरानी के दिल में चुभती है। और आज तो भाई रीना को देखने लड़के वाले आ रहे थे, तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। अरे सुमन बहू, रीना को बोलना चेहरे पर कम पेंटिंग करे, वरना फिर वो सारा दोष तुझ पर मर देगी। मुझ पर क्यों मर देगी माँ जी, आज तो उसे देवरानी जी तैयार कर रही हैं। क्या? वो लाली लिपस्टिक तैयार कर रही है, फिर तो हो गया कल्याण। अभी सास सुजाता और सुमन बात कर ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजती है। लड़के वाले रीना को देखने आ गए थे। अरे सुमन, जा रीना को ले आ। जी माँ जी। सुजाता जी, आपकी छोटी बेटी तो वाकई बहुत गुणवान लगती है। हाँ बहन जी, सचमुच बच्ची के चेहरे से अलग ही मासूमियत अच्छा लगती है। अरे आप सब गलत समझ रहे हैं, दरअसल हम कुछ भी गलत नहीं समझ रहे आंटी जी। वाकई मेरी होने वाली साली साहिबा बहुत मासूम लगती हैं। अरे नहीं, आप सब वो, अरे वो आ गई आपकी दोनों बेटियां। क्यों बेटा, क्या कहते हो? कैसी लगी तुम्हें हमारी रीना बेटी? बेशक आपकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर और गुणवान है, पर मुझे आपकी ये छोटी बेटी बहुत पसंद है। देखो ना कितनी मासूम सी है, मैं इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये क्या बेटी बेटी कह रहे हैं आप लोग? और माँ जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये कोई बेटी नहीं है, ये हमारी जेठानी है सुमन, रीना की बड़ी भाभी। क्या? पर ये तो आप सबसे उम्र में छोटी और जवान दिखती है। हाँ, वो क्या है ना, ये कुछ ज्यादा ही बन ठन कर रहती है ना, इसलिए। पायल, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारी ये चिंगारी लगाने की आदत जाएगी नहीं। भाभी झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे, पर ये तमाशा पहली बार तो हो नहीं रहा, पहले भी ऐसा हो चुका है। दिखाई रीना की होती है और पसंद आप कर ली जाती हैं। सुमन भाभी, आप जानबूझकर मुझे लेकर सबके सामने आती है ताकि सब मुझे पसंद ना करके आपको पसंद करे। पायल, आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना। तुमने रीना के मन में मेरे लिए नफरत के बीज बो ही दिए ना। पर रीना, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। अगर ये रीना की भाभी है तो अब इनसे मेरा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। पर मैं बिल्कुल ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो दिखने में अपनी उम्र से ज्यादा छोटी और जवान दिखती हो। तो भाई इतना कहकर टोनी और उनके घर वाले वहां से सरक लिए। पर अब सुजाता शर्मा के परिवार में एक नया कलेश शुरू हो गया। झूठ बोले तो काला कौवा काटे। देखा नाना जी, आज फिर सुमन भाभी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया। आखिरकार जिसका डर था वही हो गया। पायल, तुम रीना के कान भरना बंद करो, ओके? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम हमारे बीच आग लगाकर अपने हाथ सेकने के चक्कर में हो, पर तुम अपनी इस घटिया मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। बस सुमन भाभी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मैं सब समझ गई हूँ। खैर, अब तो आपको कलेजे को इसी जैसी ठंडक मिल गई होगी ना। अब तो हर किसी को आपने अपने लटकों झटकों से दिखा दिया होगा ना कि आप उम्र में हम सबसे बड़ी है पर दिखती सबसे छोटी और जवान है। तो अब हर जगह आपकी उम्र की सुंदरता की चर्चा होगी। ये सब क्या बकवास है रीना, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम मेरे सर चढ़ती जा रही हो। बगुला हंस की चाल चलेगा तो यही सब होगा ना। खैर, तुम लोगों की बकवास से मेरा सिर दर्द हो गया है। चाय बनाने जा रही हूँ, किसी को पीना हो तो आवाज लगाकर बता देना। सुमन भाभी की अकड़ तो देखो ननद जी, एक तो इनकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, आपसे माफी मांगने की जगह उल्टा धौंस दे रही है। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। मैंने सोच लिया इनका क्या करना है। कुछ ऐसा करूंगी कि ये बूढ़ी हो जाएगी, माँ से भी बड़ी दिखेंगी। पर वो कैसे ननद जी? इधर लाओ कान आपके। रीना ने पायल के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया, जिससे पायल की आंखें खुशी से चमक गई। वो लग गई अपने काम में। अगले दिन दोनों चुपके से बाथरूम में घुसी और सुमन के शैम्पू में उन्होंने सफ़ेद डाई मिला दी। फिर दोनों सुमन के नहाने का इंतजार करने लगी।
अब देखना भाभी, जैसे ही सुमन भाभी बाल धोएंगी ना इस डाई वाले शैम्पू से, उनके सारे बाल सफेद हो जाएंगे। फिर वो बड़ी नहीं, सीधा बूढ़ी दिखेंगी। क्या प्लान बनाया है ननद जी। चुप चुप चुप, सुमन भाभी आ रही है। अरे मैंने तो बाल गीले कर लिए, पर आज तो गुरुवार है, शैम्पू कर लिया तो माँ जी डांटेंगी। नहीं नहीं, ऐसे ही नहा लेती हूँ। तो भाई फिर क्या था, सुमन ने सिर्फ पानी से नहा लिया, शैम्पू को तो छुआ तक नहीं। जैसे ही वो बाहर आई, उसके गीले बाल देखकर पायल और रीना की आंखें खुशी से चमक गई। अब वो सुमन के बालों के सूखने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद, अरे ये क्या, सुमन भाभी के बाल तो पहले की तरह ही चमकदार और काले दिख रहे हैं। वही तो, आप ये कैसे सफेद डाई लाई थी भाभी? कहीं गलती से सफेद की जगह काली डाई तो शैम्पू में नहीं मिला दी? एक काम ना आपसे ढंग से नहीं होता। अरे मैंने सच में सफेद डाई ही मिलाई थी, पर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक काम करती हूँ, मैं ही अपने बाल धोकर देखती हूँ, तब पता चलेगा क्या माजरा है। तो भाई फिर क्या था, जैसे ही पायल ने उस डाई वाले शैम्पू से बाल धोए, उसके बाल सफेद हो गए। वो चिल्लाते हुए बाहर आई। अरे भाभी, आपके तो सारे बाल सफेद हो गए, अब तो आप ही बूढ़ी लगने लगी, पर ये हुआ कैसे? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया नाना जी, मेरे बाल। अरे पायल भाभी, ये क्या लगा लिया आपने? हाँ, आपके बाल ये सफेद कैसे? आप तो दादी जैसी बूढ़ी लग रही है। वो क्या है ना देवर जी, एक नया फैशन है, वो आपने टीवी में देखा होगा ना, वो कैसे नई नई हीरोइनें अपने बालों को सफ़ेद रंग से रंगवाती हैं। कितना अच्छा नया सा लगता है, तो मैंने सोचा मैं भी करा लूँ। पायल भाभी, आप तो कमाल करती है। लोग बूढ़े से जवान बनते हैं, आप जवान से बूढ़ी। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस पे गिर जाते हैं। यही पायल और रीना के साथ हो गया। पूरे घर में उसकी खिल्ली उड़ रही थी, पर फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। भाभी आप परेशान मत हो, ये सब कुछ इस सुमन भाभी की वजह से हुआ है। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये बूढ़ी दिखने लगेगी। ये देखो, ये क्रीम है जिसे लगाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और झाई आ जाती है। इसे मैं सुमन भाभी की फेस क्रीम में मिला दूंगी, फिर देखना इसका कमाल। अब ननद रीना ने तो चुपके से सुमन के कमरे में घुसकर अपना काम कर दिया, पर किसे पता था कि उसकी ये चाल भी उल्टी पड़ने वाली थी। ओहो, मैं ये क्रीम कब से लगा रही हूँ, अब तो ये एक्सपायर भी हो गई है। एक काम करती हूँ, नया पैक निकाल लेती हूँ और इसे कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, वरना कोई भी ये एक्सपायर्ड क्रीम लगा लेगा। ये सोचकर सुमन ने वो क्रीम घर के डस्टबिन में डाल दी और अपने कमरे में चली गई। जब दूसरी ओर अपने कमरे की सफाई करके सुमन की कंजूस सास संजीवनी देवी कूड़ा डालने गई, तो उनकी नज़र उसी क्रीम पर पड़ी। ये क्रीम, ये तो सुमन बहू की है, पर ये यहाँ क्यों फेंक कर गई? मेरे बेटे के पैसे रोज़ नई नई क्रीम पर उड़ाती है, मन भर जाता है तो फेंक देती है। एक काम करती हूँ, इसके क्रीम निकाल कर मैं रख लेती हूँ, इससे सुमन को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कूड़ेदान से क्रीम ली, और बर्बादी भी बच जाएगी। बेचारा मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, और ये महारानियाँ। ये सोचकर सास संजीवनी ने वो क्रीम अपनी फेस क्रीम की डिब्बे में भर ली और उसे वापस कूड़ेदान में फेंक दिया। उधर रीना को कॉलेज जाना था, तो वो तैयार होने लगी। क्योंकि रीना और उसकी माँ एक ही कमरे में रहते थे, तो रीना ने वही अपनी माँ की रोज़ वाली क्रीम उठाई और रगड़ कर चेहरे पर लगा ली। पर जैसे ही उसने क्रीम चेहरे पर लगाई, वो तेज़ी से चीख पड़ी। मेरा मुंह बहुत जल रहा है। ये क्या ननद जी, आपका चेहरा तो पूरा लाल पड़ गया और उस पर इतने सारे दाने भी निकल आए। यह हालत तो सुमन भाभी की होनी चाहिए थी, पर वो देखो उनका चेहरा कैसे चमक रहा है। ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? ये सुनकर तो रीना के दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। पर जैसे ही रीना की माँ ने कूड़ेदान से क्रीम उठाकर रखने की बात बताई, तो रीना और पायल ने अपना सिर पीट लिया। आप लोगों को क्या हो गया है? ये सब रोज रोज आप लोग क्या क्या लगाया करते हो? कभी पायल बाल सफ़ेद कर रही है, कभी तुम चेहरा लाल कर रही हो, फिर दोष मुझे दोगी। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ किचन में। हे भगवान, सब अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, पर ये खाकर पैदा हुई है। कुछ भी कर लो, पर ये हर बार बच जाती है। आखिर क्या करें हम? ननद जी, हमारा सब किया उल्टा पड़ रहा है, और ये सुमन भाभी तो दिन पर दिन और चमकती जा रही हैं। पर आप परेशान मत होना, इस बार ऐसी चाय लाई हूँ कि इन्हें बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब सब आप मुझ पर छोड़ दो, और आप जाकर अपना चेहरा डॉक्टर को दिखा लो। सुना है आपको फिर से जल्दी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगले दिन, सुन, ये जड़ी बूटी वाली चाय बनाई है, भाभी को देंगे। इससे पीकर उनकी आवाज़ तोड़फोड़ हो जाएगी, और कहते हैं कि इसे एक बार पीने से ही काम हो जाता है, इंसान की ज़्यादा उम्र दिखने लगती है।
ये हम भाभी को पिलाएंगे, फिर देखेंगे कैसी तारीफ होती है। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं भाभी, मैं ना ये नई हर्बल चाय लाई हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए सोचा आज से रोज सुबह मैं ही इसे सभी को बनाकर पिलाऊंगी। अच्छा, क्या बात है, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो देवरानी जी। चलो अच्छा है, सबकी चाय लेकर बाहर आ जाओ, सब साथ मिलकर पियेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, हम साथ में ही पीते हैं। पायल भाभी, आप मेरा कप भी ले आना। सुमन को शक ना हो इसलिए रीना भी उसके साथ बाहर चली गई। ये सुमन भाभी का जड़ी बूटी वाला कप एकदम कोने में कर देती हूँ और जाते ही सबसे पहले उन्हें ये चाय दूंगी। मेरे ये करने से नाना जी भी समझ जाएगी कि मैंने किस कप में जड़ी बूटी मिलाई है। आज तो सुमन भाभी के चेहरे की सारी चमक जानी तय है। अपने प्लान के तहत पायल सबकी चाय लेकर खुशी खुशी बाहर चल दी, पर तभी रास्ते में सास से उसे ठोकर लग गई। चाय गिरने से बचाने के लिए वो थोड़ी सी घूम गई और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने किस कप में जड़ी बूटी मिलाई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो कौन सा कप था जिसमें मैंने सुमन भाभी की वो चाय डाली थी? पायल की तो अब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब उसे यही डर था कि कहीं गलती से वो कप रीना ना उठा ले। अरे देवरानी जी, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? और ये आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों? आप भी चाय पीजिए ना, देखिए सबने अपनी अपनी ले ली है। हे भगवान, अब क्या करूं? कहीं ये इकलौते बच्चे कप में ही तो वो बूढ़े होने की दवाई नहीं है, क्या करूं? क्या हुआ, पीजिए ना। अब हाँ पीती हूँ ना। फिर क्या भाई, पायल ने कांपते हाथों से चाय का कप उठाया और पी गई। और उसकी थी किस्मत खराब। फिर वही हुआ जिसका था उसे डर। पायल ने सच में वो दवाई वाली चाय ही पी ली थी। आप सब चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे पर बहू, हुआ क्या? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हाँ भाभी, ये कैसे बूढ़ों जैसे बोल रही हो आप? एक तो आपने पहले अपने बाल बूढ़ों की तरह सफ़ेद कर लिए, अब आवाज़ भी। ज़रा हमारी सुमन भाभी जी को देखिए, शादी के कितने साल हो गए पर फिर भी कितनी यंग और मासूम दिखती है। और आवाज़ तो इनकी ऐसी जैसे शहद टपक रहा हो। मेरे सारे दोस्त सुमन भाभी की तारीफ करते नहीं थकते, और आप तो लगता है बहुत जल्द भैया को दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी। चुप कर, क्या पता पायल भाभी को कोई दिक्कत हो गई हो, पर तू उनका मजाक बना रहा है। चलिए भाभी, अंदर चलिए, मैं देखती हूँ आपकी आवाज़ को क्या हुआ है। चुप तो तू कर पायल, भाभी के साथ जाना आजकल तुझे भी क्या हुआ है? अभी से तेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगी है, और ये इतने सारे दाने हैं तेरे चेहरे पर। मार्केट में कोई नई क्रीम आ गई है क्या? बहना, तू संभाल कर इन क्रीम को लगाया कर, कुछ दिन में तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि तुझे लड़की की जगह अम्मा समझने लगे। शानू चुप करना, हर जगह मजाक करना ठीक नहीं। देख तो पायल की आवाज़ कैसी हो गई है। और हाँ रीना, अचानक से ये ऐसी खराश और आवाज़ का बदलना, बस चाय ही तो पी थी ना इसने। हे भगवान, पायल भाभी ने कहीं वो सुमन भाभी वाली ही चाय तो नहीं पी ली, तभी उसकी ये हालत हो गई है। जाओ जाओ, ले जाओ जल्दी से पायल भाभी को और डॉक्टर को दिखा देना। बड़ी जवानी में बुढ़ापा क्यों आ रहा है भाई? भाभी, आपने शायद वो दवाई वाली चाय पी ली है। हाँ नाना जी, वही पी लिया जो भी है। समझ गई, ये लो आप गर्म पानी पी लो, आपको इस दवाई की एलर्जी से आराम मिल जाएगा। अपनी हर चाल उल्टी पड़ गई। ये सुमन भाभी वैसे के वैसे लाइट मार रही है, जो देखो इनकी तारीफ कर रहा है। अरे भाभी, हमारी चाल हम पर ही भारी पड़ गई। हाँ, हर कोई सुमन भाभी की तारीफ कर रहा था, वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर अब हमें हर कोई बूढ़ा कहने लगा। वो शानू को देखा नहीं कैसे हमारा मजाक उड़ा रहा। अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भाभी, मैं कहती हूँ अब आप कुछ ज़्यादा ना करो, वही अच्छा रहेगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती हो। इस बार भी कहीं आपने ऐसा किया तो फिर से उल्टा होगा। और वैसे भी परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ननद जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया था, और तो और इसमें उल्टा मेरा ही नुकसान हो गया, और आप मुझे सुना रही है। कैसे भी मेरी बेइज्जती? हाँ, आपसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा जवान दिखती थी, लोग तो आपको उम्रदाज कहते हैं। खैर, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, सैलून में मेरा अपॉइंटमेंट है। रीना अपनी बात कहकर चुपचाप वहां से निकल ली। बेचारी पायल गले में खराश और अपना सा मुंह लिए रीना का मुंह ताकती रह गई। थाली का बैंगन हो रही है ये रीना। मैंने इसके लिए सब कुछ किया और ये मुझे ही ठेंगा दिखाकर चली गई। ये तो चली गई, पर मुझे तो कुछ करना होगा, वरना अब मुझे और जलील होना पड़ेगा।
2 दिन बाद रीना को देखने लड़के वाले आ गए। लड़का कुछ सांवला था तो उससे रीना में ज़्यादा ऐप ना निकालकर उसे पसंद कर लिया। और वैसे भी उस सैलून वाली ने पहले ही रीना को चमका दिया था। फिर क्या, कुछ ही दिनों में रीना का चट मंगनी और पट ब्याह हो गया और अब विदाई का टाइम भी आ गया। रीना, तू तो ससुराल जा रही है, पर इस सुमन भाभी को बूढ़ा करने का कुछ तो इलाज बता कर जा। देखो तेरी शादी में भी हर कोई बस यही कह रहा था, पायल की जेठानी छोटी है, पायल की जेठानी छोटी है। मुझसे अब ये सपना बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब आपके साथ में मैं थी तब तो आप कुछ ना कर पाई। मुझे आपके लिए दुख है पायल भाभी, पर मैं तो चली अपने ससुराल। अब आप अपना देख लो, बस इतना संभाल के कहीं 29 की उम्र में 60 की ना बन जाना आप। गुप्ता परिवार में शादी करके पूजा बहू बनकर आई। सभी परिवार वाले पूजा को बहुत मानते थे। अरे बहू, कहाँ हो मक्खन मार के? पिताजी मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। अरे वाह बहू, इतनी सुबह तो सूर्य भगवान भी नहीं उठे और तुमने खाना भी बना लिया। बहू हो तो ऐसी। एक मेरी नालायक औलाद सोनिया जो अभी तक सो रही है, ये नहीं कि उठकर भाभी की कोई हेल्प करा दूं। नहीं पिताजी, इतना कोई काम नहीं था जो सोनिया को जागने की जरूरत पड़े। वैसे भी कल देर रात तक वो पढ़ाई कर रही थी। ससुराल में ये पढ़ाई काम नहीं आएगी, अभी से काम सीख लेगी तो उसके लिए अच्छा है। ये सब सोनिया भी अपने कमरे में लेटे लेटे सुन लेती है। ये लो, हो गया इसका ड्रामा चालू। जानबूझ के ऐसे काम करती है ताकि बाकी सभी मुझे डांट लगाए, क्योंकि सारा काम तो ये महारानी करती है। और देखो तो कैसी भोली बन रही है ऊपर से। सोनिया को पूजा से चिढ़ होने लगी थी। सभी लोग खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह, आज खाना बहुत स्वाद बना है। बहू किसकी है? वो तो है माँ, लेकिन माँ इस सोनिया को समझाओ ना कि सिर्फ ये किताबें काम नहीं आने वाली शादी के बाद। पढ़ाई के साथ साथ अपनी भाभी की तरह घर और बाहर दोनों का काम संभालना आना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये लो, इसको कुछ भी इसके भले के लिए बोल दो तो भड़क ही जाती है। माँ पे जो गई है मक्खन मार के। क्या बोले? मैं बिना बात के भड़क जाती हूँ? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ आप भी, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कुछ तो शर्म किया करो। सूरज और नमित अपने काम पे चले जाते हैं और पूजा भी पास के ही स्कूल में पढ़ाया करती थी तो वो भी चली जाती है। इस भाभी का कुछ करना ही पड़ेगा। ये पूरे परिवार के सामने कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। और भाई और पापा तो कुछ ज्यादा ही उनकी बढ़ाई करते रहते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। पूजा चाय बनाकर सोनिया के कमरे में लेकर जाती है जहाँ सोनिया लेटी हुई थी। ये लो सोनिया, थक गई होगी ना पढ़ाई करके, लो चाय पी लो। अरे नहीं भाभी, थकान ऐसी थोड़ी ना होती है। थकान तो आपके जैसा घर का काम करने में हो जाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम करने में कैसी थकान। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान मत दो आप। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे जगाना मत। ये कहकर सोनिया सो जाती है और पूजा उसके कमरे से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर में बाकी सभी भी घर आ जाते हैं। अरे पूजा, चाय तो ले आओ। हाँ बस लाई अभी। ये लीजिए चाय। बहू, आज तुम्हें चाय बनाने में देर कैसे हो गई? माँ जी, मैंने सोचा चाय के साथ सभी के लिए पकौड़े भी बना लूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे बहू, बता तो दिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर देती। अकेले कितना काम करोगी? क्यों माँ, अब क्यों काम करोगी? सोनिया कहाँ है? वैसे भी पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, उसको बोलो ना कि कुछ काम भी करे। अरे इतना भी काम नहीं है कि सोनिया को परेशान करना पड़े। वैसे भी वो पढ़ाई करती है, अभी उसको वही करने दो जिसमें उसका मन लगे। बहुत कर ली पढ़ाई लिखाई। मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है, अच्छे खानदान का है। सोनिया वहाँ खुश रहेगी। चलो, कोई काम तो आपने अच्छा किया। हाँ ये तो है। क्या मतलब मक्खन मार के? अजी कुछ नहीं, आप बस मक्खन मार के लड़के वालों को घर बुलवा लो और शादी की बात कर लो। बहू, जाकर सोनिया को बुला लो, लड़के की फोटो देख ले। पिताजी, सोनिया अभी पढ़ाई करके सोई है तो फोटो बाद में दिखा देंगे। अरे ये कोई टाइम है सोने का? जाओ उसको बोलो उठ जाए और यहाँ आ जाए फौरन। पूजा जाकर सोनिया को उठाती है। सोनिया उठो ना, बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं। पर सोनिया नहीं उठती। तब पूजा दोबारा कहती है, सोनिया बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना। क्या है, 2 मिनट के लिए मैं लेट क्या गई? आपको हजम नहीं हो रहा है क्या जो मुझे उठाने चली आई? जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। सोनिया की कड़वी बातें सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है और जैसे ही कमरे के बाहर आती है वहाँ खड़े खड़े नमित सब सुन रहा था। नमित कहता है, क्या हुआ पूजा, सोनिया उठी नहीं क्या? नहीं, वो उठ रही थी लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अरे काफी थक गई है, थोड़ी देर सोने देते हैं ना। नमित जाता है और बाल्टी में पानी लेकर सोनिया के ऊपर डाल देता है, जिससे सोनिया गुस्से में कहती है, पागल हो गया क्या भाई, पानी क्यों डाला? अपनी हरकतें सुधार ले, आखिर जाना तो तुझे भी ससुराल ही है और वहाँ जाकर भी तू ऐसी बातें करेगी क्या अपने बड़ों से? अच्छा, तो भाभी ने तेरे कान भरे? अरे ये सब क्या हो रहा है? और सोनिया, तुम थोड़ा अब घर के कामों में भी अपना मन लगाओ, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी अभी शादी, मुझे पढ़ाई करके डेंटिस्ट बनना है। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई,
कुछ सीखो अपनी भाभी से, पढ़ी लिखी है और संस्कार भी है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है सब आता है उसे। और एक तुम हो, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं आता, इसलिए अब से तुम्हारी पढ़ाई बंद और शादी की तैयारी शुरू। अगले दिन लड़के वाले सूरज के घर आते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं। तभी लड़की का पिता कहता है, भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, जल्दी से दोनों की शादी की तैयारी कर लो आप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस लेन देन शादी से पहले कर लेना, ताकि हम भी आपकी बेटी के हिसाब से सब मैनेज कर पाए। उसकी पसंद का कलर, लहंगा, कार ये सब भी तो करना है। जी जी बिल्कुल, आप उसकी चिंता न करें, अगले महीने ही शादी कर लेते हैं और शादी में कोई कमी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह बेटे, चलो जी हम चलते हैं। लड़के वाले चले जाते हैं। देखो तो लड़का कितना अच्छा है, बाहर देश में नौकरी करता है। शादी के बाद सोनिया भी बाहर देश चली जाएगी। पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने लड़के के परिवार के बारे में देखा कुछ? और वैसे भी इतनी जल्दी क्यों है शादी की? मेरे एग्जाम है अगले महीने, मुझे फीस भी भरनी है। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो मैं डेंटिस्ट नहीं बन पाऊंगी। आप मुझे पैसे दे दो ताकि मैं फीस भर दूं। अरे तुम जाकर ना अब किचन में काम करो, यहाँ तुम्हारे बड़े हैं ना ये सब देखने के लिए, और कोई एग्जाम नहीं दे रही हो तुम। पूजा भी ये सब सुन रही थी। पूजा सोनिया की कॉलेज फीस भरने के लिए अपनी एक दोस्त को फोन करती है। हेलो नेहा। हाँ पूजा, क्या हुआ? अच्छा तुम सोनिया के कॉलेज में ही हो ना? हाँ हाँ बताओ ना। देखो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम बिना किसी को बोले सोनिया की एग्जाम फीस भर देना। अरे पर हुआ क्या? ऐसे छुपा के क्यों दे रही हो? सोनिया की शादी की बात चल रही है, लेकिन सोनिया को एग्जाम देना है और घर वाले किसी की भी बात नहीं सुन रहे, तो मैंने सोचा फीस भर देते हैं, क्या पता एग्जाम के बाद में मान जाए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे तो लड़के की फोटो दिखाओ। पूजा नेहा को फोटो भेज देती है और लड़के के बारे में सारी बात बता देती है। कुछ दिन बाद, पापा पैसे हो गए, सोम अंकल को देना है ना, आप बात कर लो कब देना है, मैं जाकर दे आऊंगा। किचन में खड़ी पूजा काम कर रही होती है कि तभी नेहा का फोन आता है। हेलो पूजा, तू मेरी बात ध्यान से सुन और मैं तुझे कुछ डिटेल्स दे रही हूँ, वो देख। अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? नेहा फोन पे पूजा को कुछ बताती है, जो सुनकर पूजा तुरंत ही डिटेल्स देखती है और जल्दी से जाकर सभी से कहती है, सुनिए जी, आपने वो पैसे अभी तक उन लोगों को दिए तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन क्या हुआ? ये देखिए, मेरी दोस्त नेहा ने भेजा है। ये लोग लड़कियों को धोखा देकर शादी करते हैं और पुलिस काफी वक्त से इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। ये लोग शादी से पहले दहेज के नाम पे मोटा पैसा लेकर गायब हो जाया करते थे। अच्छा हुआ हमें ये सब पहले ही मालूम हो गया। तभी वहाँ सोनिया भी आ जाती है। बेटा, अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। वैसे भाभी, आपको तो बुरा लग रहा होगा ना कि अब मैं कुछ और वक्त इस घर में से नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ, देख रही हूँ मैं कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। भैया के कान भरती है तो कभी आप लोगों के, लेकिन मैं इसकी चाल में नहीं आने वाली। सोनिया, लड़के वाले ठग थे, ये बात तेरी भाभी ने ही हम सबको बताई, वरना हम तो सारा पैसा देने ही जाने वाले थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सोनिया जाकर एक लिफाफा लेकर आती है और खोल कर देखती है। क्या है इसमें? इसमें तो मेरा एग्जाम कार्ड है, लेकिन मैंने तो फीस भी नहीं भरी, तो ये कार्ड कैसे आया? मैंने अपनी दोस्त को कहकर तुम्हारी फीस भरवा दी थी। ये सुनकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जाकर अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको कितना गलत समझती थी, लेकिन आपने मेरे भले के लिए कितना कुछ किया। और कुछ वक्त बाद सोनिया डेंटिस्ट बन जाती है। सुमित के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने ही अपनी बहन अंजलि को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे बहुत प्यार के साथ रखा था। सुमित की शादी जब नैना के साथ हुई तो कुछ ही टाइम में वो भी समझ गई कि सुमित इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता था तो वो सिर्फ अंजलि है। उसे दोनों भाई बहन के प्यार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। वो सुमित और अंजलि का प्यार देखकर हमेशा खुश हुआ करती थी। एक दिन जब अंजलि अपने कॉलेज से लौट कर आई तो सीधा सुमित के कमरे में पहुंची। भैया, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ना, मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो। ठीक है अंजलि, मैं संडे को जाकर तुम्हारे लिए लैपटॉप खरीद कर लाता हूँ। देखो बहन, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी जॉब करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। आपके जैसा भाई पाकर तो मेरी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है। कुछ देर के बाद नैना बाजार से लौट कर आती है। अरे सुमित, मुझे ना आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। क्या बात है नैना, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि वाकई में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हो। सुमित, मेरी चाचा जी का बेटा है ना, उसके बेटे की पहली बर्थडे है, बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन लोगों ने। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कितने दिनों से किसी पार्टी में गए नहीं, बोर हो रहे थे। चलो अच्छा है, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। सुमित, तुम तो जानती हो ना मेरे चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं,
उनके यहाँ पर पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हाँ नैना जानता हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा है ना, पैसे वाले लोग हैं, पार्टी भी अच्छी होगी। सुमित, मैं ये कह रही थी कि मुझे एक छोटा सा नेकलेस दिलवा दो ना। देखो मेरे पास ना डायमंड की कोई ज्वेलरी नहीं है, और जो साड़ी मैं पहनने का प्लान बना रही हूँ उस पर तो सिर्फ डायमंड की ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। नैना बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो क्या है ना यार, इस महीने का थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको भी अपने लिए कुछ खरीदना है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। नहीं नहीं नैना, बात ये नहीं है। वो क्या है ना, अंजलि को एक लैपटॉप चाहिए था। अगर मैं उसके लिए लैपटॉप खरीदूंगा तो फिर तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए, अगर अंजलि का लैपटॉप अर्जेंट नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे ज्वेलरी दिलवा दो ना। अगले महीने आप उसके लिए लैपटॉप खरीद लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नैना, लैपटॉप उसके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसे अभी नहीं दिलवाया तो वो उदास हो जाएगी, और मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। ठीक है, आप अंजलि को लैपटॉप दिलवा दीजिए। वैसे भी उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, इसमें हमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अंजलि के कॉलेज में एक पार्टी थी। अंजलि उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसी वक्त नैना को भी अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी में जाना था। अंजलि और नैना दोनों अपने अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई। अंजलि ने बहुत शॉर्ट सा ड्रेस पहना हुआ था और नैना ने सिंपल सा जीन्स टॉप। लेकिन अंजलि को छोटे कपड़ों में देखकर नैना को कुछ सही नहीं लगा। अंजलि, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? ये ड्रेस तो बहुत शॉर्ट है। रात के वक्त ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। भाभी, आपने भी तो शादीशुदा होते हुए जींस टॉप पहने हुए हैं। जब आप शादी के बाद भी जींस पहन सकती है तो मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था अंजलि, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ठीक ठाक सा ड्रेस पहन सकती हो ना। नैना, अंजलि ठीक ही तो कह रही है। वो एक कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ पढ़ने वाली सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती होंगी। अरे तुम अपने आप को देखो ना, तुमने भी तो जींस टॉप पहना है। सुमित, यहाँ पर बात कंपैरिजन की नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ घर पर पार्टी करने जा रही हूँ। मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, मेरी शादी हो चुकी है और अंजलि अकेले घर से बाहर जा रही है। मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बस टोक दिया। तुम जाओ अपनी पार्टी करो, मेरी बहन का जो मन होगा वो करेगी। पता नहीं शादी के बाद कैसा घर मिले। अभी मैं उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता। और इस तरह से सुमित अंजलि को समझाने के बजाय हर बार नैना को किसी न किसी बात पर टोक दिया करता, पर नैना को इन बातों का कभी बुरा नहीं लगा। एक दिन ऑफिस से आने के बाद सुमित ने एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा नैना को देते हुए कहा, नैना, वो दिल्ली वाले मामा जी हैं ना, वो हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए मिठाई ले आया हूँ। मामा जी सुबह ही आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमित। अच्छा ये बताइए, उन्हें खाने में क्या पसंद है? सुबह का खाना मैं उनकी पसंद के हिसाब से ही बना दूंगी। देखो नैना, खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंजलि से बहुत प्यार करते हैं मामा जी, इसलिए जो भी बनाओ अंजलि की पसंद का भी होना चाहिए। अंजलि की पसंद का खाना तो मैं रोज़ बनाती हूँ सुमित, लेकिन आज मामा जी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना। अरे मामा जी इस उम्र में कौन सा बहुत खाने वाले हैं। अगर मेरी अंजलि खुश तो दुनिया खुश। ठीक है सुमित, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगी मैं। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे बेटा सुमित, नैना बहू, कैसे हो तुम लोग? अंजलि कहीं नजर नहीं आ रही बेटा। नमस्ते मामा जी। वो कहना अंजलि कॉलेज गई है, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाएगी। आपके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। हाँ मामा जी, आप तो जानती हैं कि वो कितना क्लोज है आपसे। मुझे भी मेरी अंजलि बिटिया बहुत प्यारी है। जब से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ कर गई, तब से अंजलि के अंदर ही मुझे अपनी बहन नजर आती है। मेरी तो आंखें तरस रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको, खाने के वक्त से पहले आ ही जाएगी आपकी प्यारी बेटी। दोपहर के वक्त तक अंजलि कॉलेज से लौटकर आ जाती है। मामा जी कैसे हैं आप? देखिए, आपके लिए मैं कॉलेज अधूरा छोड़कर भाग कर आ गई। आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी मैं। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर भी। और ये कपड़े तो तुम पर बहुत जचते हैं। रानी बिटिया, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी क्यों होगी? सुमित भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा।
और नैना बहू, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी, वो तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? अब क्या बताऊँ आपको, मम्मी पापा होते तो बात ही कुछ और थी। वो भाभी है मेरी, लेकिन ठीक ही है, अब क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम हमारे लिए हमारी सगी बेटी हो। बताओ क्या किया नैना बहू ने? ऐसा तो कुछ किया नहीं है मामा जी, लेकिन हर बात पर मुझे टोकती रहती है। मेरे कपड़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, यहाँ तक कि भैया अगर मेरे लिए कुछ खरीद कर लाना चाहते हैं तो उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नैना को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं उसे समझाऊंगा। नैना उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। कुछ देर के बाद जब वो मामा जी सुमित और अंजलि के लिए खाना लगा देती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे क्या बात है बहू, तुमने तो पालक पनीर भी बनाया है। हमारी पसंद का बहुत ख्याल रखा है। घर के बाकी लोगों का भी ख्याल रखा करो बेटा। जी बिल्कुल मामा जी, पर मैं आपकी बात समझी नहीं। घर में तो सिर्फ सुमित और अंजलि है और मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अब बहू कहने से क्या होता है, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ना। क्या भाभी, आपने मेरी चॉइस की कोई चीज़ नहीं बनाई। सुबह भैया ने आपसे क्या कहा था? अंजलि तुम्हें पालक पनीर बहुत पसंद है और ये सेवइयाँ वाली खीर, ये दोनों ही स्पेशल तुम्हारे लिए ही तो बनाई है मैंने। लेकिन भाभी आप जानती हैं ना, आजकल मैं मीठा अवॉइड करती हूँ और पालक पनीर तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मुझे लगा ये सब तुम्हें पसंद है इसलिए। देखो बहू, तुम्हारे सास ससुर नहीं है और अंजलि तुम्हारी ननद है, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे और सुमित के अलावा उसका इस दुनिया में है ही कौन? मामा जी ऐसी बात नहीं है, नैना बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। अभी आप खाना खाइए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। सुमित मामा जी की और अंजलि की बातें सुनकर हैरान था। क्या वो अपनी बहन का साथ देगा या फिर उसे समझाएगा? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।